हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी और मैं आपका बायोलॉजी मेजर नागेंद्र साहू हाजिर हूँ अपने 10th के लिए फिर से एक लेक्चर लेकर के। और टॉपिक जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था सर्कुलेटरी सिस्टम, बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर था। बिकॉज अगर हमारी सेल तक किसी भी इंपॉर्टेंट मटेरियल को पहुंचाया जाए या कोई यूजफुल थिंग पहुंचाई जाए, वो मेडिसिन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए जिस सिस्टम की जरूरत पड़ रही है उस सिस्टम को हमने सर्कुलेटरी सिस्टम नेम दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी और हमारी लाइफ के लिए भी, क्योंकि हम यहाँ पर काफी कुछ सीखेंगे हार्ट के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में, ब्लड के बारे में। तो अभी तक का जो हमारा इस चैप्टर पे लेक्चर हुआ, वो एक लेक्चर हुआ, वो लेक्चर हमने किया कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो हमारे न्यू व्यूअर्स है जो देख रहे होंगे भाई, वो हमारे चैनल यानी साउथ सिटी पीसीएमबी को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको जो पुराने लेक्चर है वो भी मिलते रहेंगे और आगे आने वाले लेक्चर्स भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो देखिए, आप एक बात तो बता दूं कि देखिए जो हमारा पीसीएमबी चैनल है, ये जो चैनल है, ये चैनल आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो चारों का कलेक्शन देगा बेस्ट फैकल्टी के थ्रू। यही नहीं, अगर हमारे जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, हम सिलेबस के बाद मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर भी डिस्कस करेंगे। और भाई आईसीएससी के लिए तो बढ़िया ही है, क्योंकि यूट्यूब चैनल में आईसीएससी के लेक्चर बहुत कम मिलते हैं। सीबीएसई कंटेंट है बट आईसीएससी के कंटेंट कम है। तो इतना कुछ आपके लिए हम करेंगे और आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ट्यूटोरियल। और ट्यूटोरियल किस पे बेस्ड है हमारा? ब्लड ग्रुप एंड ब्लड वेसल्स। सबसे पहली बात हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको बताया कंपोनेंट के बारे में। तो मैं आपको याद दिला दूं कि सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स हुआ करते थे। 3 कंपोनेंट्स है सर्कुलेटरी सिस्टम। पहला कंपोनेंट होता था हमारा ब्लड वेसल्स। फर्स्ट कंपोनेंट ब्लड वेसल्स, सेकंड हमने हार्ट कर दिया था, थर्ड पे हमारा ब्लड। क्या था सर हमारा? ब्लड। हमने सबसे पहले जो टॉपिक उठाया वो टॉपिक ब्लड पे उठाया। ब्लड में हमने ब्लड के कंपोनेंट के बारे में बताया। अच्छा खासा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था कि ब्लड में हमारा सेलुलर पार्ट है और नॉन सेलुलर पार्ट है। सेलुलर पार्ट में हमारी ब्लड सेल्स हुआ करती थी, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, और नॉन सेलुलर पार्ट में हमारा प्लाज्मा हुआ करता था। हमने अच्छे से वहां पे चीजों को समझ लिया था। आरबीसीज के जुड़ी टर्मिनोलॉजीज मैंने बताई थी कि अगर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है तो आप टर्म यूज करते हैं एरिथ्रोपोइसिस। रैपिडली आरबीसी इंक्रीज कर जाती है, कैंसरस हो जाती है, तो आप टर्म यूज करते हैं पॉलीसाइथेमिया। अगर रैपिडली डिक्रीज कर रही है आरबीसी तो उसके लिए टर्म था एरिथ्रोपिनिया। ये सारे टर्म एग्जाम में आते हैं जो मैंने आपको बताया। देन हमने डब्ल्यूबीसी से बात करी। डब्ल्यूबीसी के बाद हम पहुंचे कहां पर? प्लेटलेट्स के पास। हमने डब्ल्यूबीसी से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। डिफेंस सिस्टम हमारा प्रोवाइड करा रहा था डब्ल्यूबीसी से टाइप जाने थे, ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स। हमने आपको फंडे भी बताए थे कि 2 स्पेशल टाइप की सेल होती है डब्ल्यूबीसीज में जो कि फैगोसाइटोसिस करती हैं। मैंने बोला था नरेंद्र मोदी, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स। उसके बाद हम पहुंचे प्लेटलेट्स पे, जिसका फंक्शन हुआ था ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड था। देन हमने ब्लड क्लॉट के मैकेनिज्म को भी समझा, कैसे ब्लड क्लॉट हुआ। ये हुआ था हमारे लास्ट लेक्चर में। आज हम ब्लड ग्रुप के बारे में जानने जा रहे हैं कि ब्लड ग्रुप क्या होता है। तो बहुत समय पहले की बात है, कार्ल एंड स्टीनर, जो कि आप देख रहे हैं 1896 में पैदा हुए थे, 1943 में इनकी डेथ हुई। कार्ल एंड स्टीनर एक बहुत बड़ी उलझन में थे। उलझन ये थी कि उस टाइम पे कुछ वार में कुछ सोल्जर्स मारे जा रहे थे और सोल्जर्स को जब ब्लड डोनेट किया जा रहा था किसी दूसरे का, तो कुछ लोग बच जा रहे थे सेम ब्लड देने पे और कुछ लोग की डेथ हो जा रही थी। तब ब्लड ग्रुप का सीन नहीं था, क्योंकि देखेंगे आप ब्लड ग्रुप का सीन आया कब? 1901 में। 1901 में चलन में आया ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप चीज क्या है उसके पहले कहानी समझिए। तो जब स्टीनर ने देखा कि सेम ब्लड देने पर कुछ पर्सन जिंदा है और कुछ क्या हो गए, निकल लिए, डेथ हो गई इनकी, इसके पीछे कारण क्या है?
कार्लैंड-स्टीनर काफी सर्च पे रहे, ढूंढते रहे कि आखिर ऐसी घटना घट क्यों रही है। पता चला कि जो मर रहे थे इनकी आरबीसीज, यानी आप कह सकते हैं ब्लड पूरा का पूरा वो ब्लड क्लॉट बन जाता है। अब सिंपल सी बात है, जब नसों में खून जम जाएगा तो खून जा ही नहीं पाएगा। जब खून जाएगा नहीं तो आपका जो हार्ट है वो अटैक कर जाएगा, डेथ हो जाएगी आपकी। तो ये चीज सामने लाने वाले सबसे पहले लैंड-स्टीनर थे, जिन्होंने ब्लड के इस ट्रांसफ्यूजन से होने वाली डेथ के बारे में पता लगाया और अंजाम तक पहुंचे। इन्होंने पता लगा लिया कि आखिर ब्लड क्लॉट क्यों बन रहा है। कुछ इंसान तो जिंदा बचे पड़े हैं, कुछ मर जा रहे हैं। इस राज को सुलझाने के लिए कार्लैंड-स्टीनर ने बड़ी मेहनत करी और हमारे सामने एक एबीओ ब्लड ग्रुप का सिस्टम रखा। एबीओ ब्लड ग्रुप पढ़ने से पहले मैं बता दूं ऐसा क्या लैंड-स्टीनर ने आरबीसी में सर्च किया था। सबसे पहले हिस्ट्री की बात कर लें तो हिस्ट्री में केवल आप एक नाम याद रखिए कि एबीओ ब्लड ग्रुप 1901 में डिस्कवर किया गया था और हमारे जो कार्लैंड-स्टीनर थे इन्होंने ही सबसे पहले ब्लड ग्रुप के बारे में बताया। इनकी मेहनत से आज लोग जान पाए हैं कि मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, किसी का बी पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है। दैट्स चलिए समझिए कि आखिर ये कैसे इन्होंने पता लगाया। तो मैं ब्लड ग्रुप पे जाने से पहले आपको बता दूं, हर एक चाहे हमारी ब्लड सेल्स हो कुछ भी है वो एक सेल है। तो ये आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हमारी क्या है, आरबीसीज है। थोड़ा इसको मैं अपने स्टाइल में लेके चलता हूँ, आरबीसीज को थोड़ा सा अपने स्टाइल में। तो हम बात कर रहे हैं आरबीसी या फिर एरिथ्रोसाइट्स के बारे में। आरबीसी या फिर एरिथ्रोसाइट्स। मान लीजिए ये हमारी आरबीसी है और आपको अच्छे से पता है कि आरबीसी का शेप क्या होता है, बाइकॉन्केव। बाइकॉन्केव इस आरबीसी के भाई सेल है तो ये सेल मेम्ब्रेन होगी, ये अच्छे से जानते हैं आप। सेल है तो सेल की मेम्ब्रेन होगी आउटर मोस्ट, ये हो गई सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, अंदर हमारा आपके हीमोग्लोबिन फिल है। अब देखिए सेल में भाई आरबीसी है और आरबीसी फ्लोट किस में करती है, आपको अच्छे से पता है कि प्लाज्मा नाम की एक चीज हुआ करती थी। उस प्लाज्मा में हमारी आरबीसी क्या कर रही है, फ्लोट करेगी। ठीक है भाई, ये नहीं बात समझ में। तो जब लैंड-स्टीनर ने देखा कि जो आरबीसी थी वो काफी स्टिकी हो गई थी, कुछ पर्सन में, जिन पर्सन में आरबीसी स्टिकी हो गई थी आपस में चिपक गई थी, ऐसे एक क्लॉट बना दिया, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर ही क्लॉट बन गया। सिंपल सी बात है, जब ब्लड का क्लॉट बन जाएगा ये तो इसे आप ब्लॉकेज कहते हैं, कि ब्लॉकेज जैसा हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में हार्ट को सफिशिएंट अमाउंट में अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, हार्ट की टिश्यूज डैमेज हो जाएंगे और डिजीज बन जाएगी, कौन सी, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो जब क्लॉट बन गया तो इस क्लॉट को जब देखा लैंड-स्टीनर ने तो पता चला कि यहाँ की जो आरबीसी थी वो काफी स्टिकी हो गई थी। अब स्टिकी होने का पता लगाने लगे, तो पता लगाया लैंड-स्टीनर ने कि जो आरबीसी की मेम्ब्रेन थी उस मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन पाई जाती है। उस मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन पाई गई जिस कारण आरबीसी स्टिकी हो गई थी। उस प्रोटीन को उन्होंने नाम दिया एंटीजन। क्या नाम दिया, एंटीजन। यानी अगर आपसे कोई कहे कि एंटीजन क्या है तो एंटीजन आरबीसी की मेम्ब्रेन पे पाई जाने वाली एक प्रोटीन है। आसानी से बता लेंगे बिना किसी दिक्कत के। जब डिस्कवरी करी लैंड-स्टीनर ने पता चला 2 टाइप की एंटीजन होती है, एंटीजन ए, एंटीजन बी। 2 तरीके के एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। 2 टाइप के एंटीजन है। ठीक है भाई, ये नाम दिया गया। वहां पर क्या ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, केमिकल होते हैं, लेकिन भाई हम कैसे आइडेंटिफाई करें, तो हमने उसे क्या दे दिया, नाम दे दिया, एंटीजन ए, एंटीजन बी।
देखा गया जिन पर्सन में एंटीजन ए पाया जा रहा था उनकी प्लाज्मा में एक जस्ट इसके अपोजिट प्रोटीन पाई जा रही थी और उस प्रोटीन को नाम दिया गया एंटीबॉडी। क्या नाम दिया गया? एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी भी दो टाइप की थी, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी। जिस पर्सन में एंटीजन ए था उसमें हमें एंटीबॉडी बी मिलती थी और जिस पर्सन में एंटीजन बी होता था वहां एंटीबॉडी ए मिलती थी। ये बात तो समझ में आ गई हमको कि अगर किसी आरबीसी में जो एंटीजन है, अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी मिलेगी, एंटीबॉडी एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए मिलेगा। ये हमें देखने को यहाँ पर मिला। चलो यहाँ तक बात क्लियर। अब क्यों मर रहा था तो उन्हें पता लगाया कि जिस पर्सन, मान लीजिए किसी के पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, सपोज ये ब्लड ग्रुप क्या है? ए हो जाए, सपोज ये ब्लड ग्रुप ए है, तो इस पर्सन में एंटीबॉडी क्या मिलेगी आपको? इस पर्सन में एंटीबॉडी बी मिलेगी। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या मिलेगी आपको? बी मिलेगी। अब इन पर्सन को ब्लड दिया जाए, किसका ब्लड दिया जाए? बी वाले। आपको अच्छे से पता है अगर बी वाले का ब्लड दिया तो एंटीजन बी वाले का क्या है? बी, और एंटीबॉडी क्या होगी? ए। जैसे ये सेल पास में आती है ए वाली बी वाली को आइडेंटिफाई नहीं करती, ए वाली बी वाली को आइडेंटिफाई नहीं करेगी कि उसको लगता है अरे इसकी तो सेल मेम्ब्रेन में पाई जाने वाली प्रोटीन मेरी जैसी है ही नहीं है। और जब प्रोटीन सेम नहीं होंगी, प्रोटीन सेम नहीं होंगी तो ये रिलीज करता है एंटीबॉडी बी। ये एंटीबॉडी हमला कर देते हैं इस आरबीसी पे और इसको स्टिकी कर देंगे, चिपचिपा बना देते हैं। तो जितने ब्लड वेसल्स आए सबकी आरबीसी आपस में स्टिकी हो जाएंगी। तो छोटे मोटे ब्लड से कोई दिक्कत नहीं हो ट्रांसफ्यूजन में, लेकिन लंबे अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में ब्लड दे रहे हैं दूसरे का तो उस जगह पे दिक्कत आती है। वो सारी आरबीसी स्टिकी हो जाती है और जब आरबीसी स्टिकी हो जाएंगी तो चिपकने लगेंगी, क्लॉट बन जाएगा और पर्सन की डेथ हो जाएगी, है ना? याद रखिए इस चीज को। ये कहा था कि हम लोग सेम ब्लड ग्रुप ही देते हैं, अपोजिट ब्लड ग्रुप नहीं देंगे। यहाँ तक क्लियर? हमें ये समझ में आ गया एंटीजन क्या होता है। तो आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन में पाई जाने वाली प्रोटीन एंटीजन होगी और जस्ट प्लाज्मा में पाई जाने वाली उसके अपोजिट प्रोटीन क्या होगी? बी होगी। एंड उसे हमने क्या नाम दिया? एंटीबॉडी। इसी के बिहार पे बेटा हमारा ब्लड ग्रुप बन गया। क्या ब्लड ग्रुप बन गया? चलिए देखिए। इसी के बिहार पे हमारे पास 4 टाइप के ब्लड ग्रुप बन गए, 4 ब्लड ग्रुप बन गए। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। सिंपल, बहुत टेंशन नहीं लेना समझने की। क्या है देखते देखिए। जिस भी पर्सन की आरबीसी में एंटीजन ए पाया जाएगा आपको ब्लड ग्रुप का नाम वही रखना है। जो एंटीजन होगा ब्लड ग्रुप का नाम वही होगा। अगर एंटीजन ए है तो उसमें एंटीबॉडी बी मिली और ब्लड ग्रुप बन गया ए। यानी हमें एक चीज समझ में आ रही है कि जैसा हमारा ब्लड ग्रुप होगा, जैसा हमारा ब्लड ग्रुप एंटीजन होगा वैसे हमारा ब्लड ग्रुप होगा। तो अगर एंटीजन ए है, अब देखिए एंटीजन पे घबराने की बात नहीं चाहिए। एंटीजन का मतलब है सेल मेम्ब्रेन में पाई जाने वाली प्रोटीन, बस ये प्रोटीन है। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी मिलेंगी और ग्रुप क्या बन गया ब्लड ग्रुप हमारा? ए। अब देखिए जब आरबीसी के एंटीजन बी पाया जाए तो एंटीबॉडी ए हो जाएगी और जो हमारा ब्लड ग्रुप बना हो क्या बन गया? ब्लड ग्रुप बी। अब देखिए ये एक और नई हमें आरबीसी दिखी जिसमें दोनों एंटीजन पाए जा रहे हैं, एंटीजन ए भी मिल रहा है, एंटीजन बी भी मिल रहा है। जब दोनों पाए जा रहे हैं तो ब्लड ग्रुप बन गया ए बी। लेकिन यहाँ पर खास बात क्या है? यहाँ पे खास बात ये है कि यहाँ पर कोई भी हमें एंटीबॉडी नहीं मिल रही, कोई एंटीबॉडी हमको जगह पे नहीं मिली। क्लियर? अब आ जाइए एक नेक्स्ट ब्लड ग्रुप। अब नेक्स्ट कौन सा ब्लड ग्रुप आ गया? अब देखिए एक ऐसी आरबीसी मिली जिसमें एंटीजन था ही नहीं, एंटीजन था ही नहीं लेकिन एंटीबॉडी दोनों मौजूद थी। अब जब एंटीजन नहीं था, 0 बटा सन्नाटा था, तो हमने ब्लड ग्रुप का नाम भी रख दिया 0 बटा सन्नाटा यानी ब्लड ग्रुप ओ। इस तरीके से हमारे
4 ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ, कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया। अभी डिस्कवरी और होनी बाकी है, ये तो अभी नॉर्मल डिस्कवरी हुई लैंडस्टीनर के थ्रू। तो आपको याद रखना है जैसा हमारा एंटीजन होगा वैसा हमारा ब्लड ग्रुप बनेगा। ए एंटीजन था तो उसका अपोजिट रख दीजिए, एंटीबॉडी बी बनेगी। बी एंटीजन था, एंटीबॉडी ए बनेगी। ए बी एंटीजन था, एंटीबॉडी बनेगी नहीं। और ओ बनेगा, एंटीजन अगर कुछ नहीं है तो एंटीबॉडी, दोनों से ब्लड ग्रुप बनेंगे हमारा ओ, 4 ब्लड ग्रुप। अब आपके दिमाग में चीज लग रही होगी सर एंटीबॉडी नहीं समझ में आ रही। एंटीबॉडी एक तरीके की आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है। अगर ब्लड ग्रुप ए है, ए एंटीजन है, तो उसके पास नाम रख दिया कि बी एंटीबॉडी, यानी बी का खिलाफ करेगा। ए वाले के पास बी वाला वेपन है और बी वाले के पास ए वाले का वेपन है मारने के लिए, इनको मारने के लिए। कि अगर ए वाले के पास कहीं बी वाला चला आया, ए वाले के पास कहीं बी वाला चला आया, तो बी एंटीबॉडी उसे पलटा देगी। एंटीबॉडी करती क्या है, एंटीबॉडी स्टिकी कर देती है इनको। जितनी भी इनके साथ के आरबीसीज हैं बी वाली, सब आपस में चिपक जाएंगे, तो एक क्लॉट तैयार हो जाएगा। और वो क्लॉट तैयार जैसे हो गया तो ब्लड आगे नहीं बढ़ पाएगा, ब्लड आगे नहीं बढ़ेगा तो आपको अटैक पड़ेगा और आप खत्म हो जाएंगे। ये सीन होता है एंटीबॉडी का, डिफरेंट ब्लड ग्रुप चला है। इसीलिए अब अगर आप ध्यान से देखें, आप देखेंगे कि ग्रुप ए बी जो एंटीजन ए बी वाला है, इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। यानी जब इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है तो चाहे वो बी वाला चला है, लड़ने वाला कोई है ही नहीं है, चाहे वो ए वाला चला है, लड़ने वाला कोई है ही नहीं है। जब कोई लड़ने वाला नहीं है तो आप ये इन भाई साहब को किसी का भी ब्लड दे दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर ए बी वालों के लिए टर्म हो गया, नोट करिएगा इस पॉइंट को। ए बी क्या हो गई, ए बी ब्लड ग्रुप हमारा यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो गया, किसी का भी ब्लड ले सकता है, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि भाई साहब के पास एंटीबॉडी है ही नहीं है, मारने वाले वेपन ही नहीं है, तो कोई भी चला है कुछ कर ही नहीं पाएंगे इनको। ठीक है, चलिए यहाँ तो एक चीज में खास बात है कि ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। अच्छा, अब आगे आ जाइए। अब आप देख रहे होंगे हमारे भाई साहब ओ वाले पास, ओ वाले के पास एंटीबॉडी है, यानी अगर इनको किसी का भी ब्लड दे दिया तो इन एंटीबॉडी चाहे ए का ब्लड दे दिया तब भी पलटा देंगे, बी के दे दिया पलटा देंगे। लेकिन ओ की एक खास बात है, ओ के पास कोई एंटीजन ही नहीं है, यानी इनके पास कोई ड्रेस ही नहीं है जिससे कोई आरबीसी इनको पहचान पाएगी। एंटीजन होता तो पहचान जाती कि हाँ बी वाला आ गया तो ए वाला पहचान जाएगा, लेकिन यहाँ पर इनके पास कोई ड्रेस ही नहीं है, कोई एंटीजन ही नहीं है। और जब कोई एंटीजन है ही नहीं है तो इनको कोई भी कहेगा भैया तुम आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पहचान ही नहीं पाएंगे कि अपना ही आदमी है, अपना आदमी आ जाओ। इसलिए जो हमारा ग्रुप ओ बन गया ये यूनिवर्सल डोनर बन गया, यानी ये किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कहा गया। क्या बोला गया, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। चलिए अब एक बहुत तड़कता भड़कता क्वेश्चन बोर्ड में आता है, मैं यहाँ राइट कर देता हूँ ICSC। ये क्वेश्चन आएगा व्हाट इज RH फैक्टर। RH फैक्टर क्या है? तो बहुत लैंडस्टीनर के एक्सपेरिमेंट के कुछ समय बाद एक न्यू साइंटिस्ट आया, उन साइंटिस्ट का नाम था वीनर। वीनर, बहुत सारी स्पेलिंग बुकें इसका ये भी लिखती हैं WEINER, वीनर। वीनर नाम के साइंटिस्ट एक मंकी पे रिसर्च कर रहे थे, उस मंकी का नाम था रीशस। रीशस मंकी पे रिसर्च कर रहे थे ब्लड ग्रुप से रिलेटेड। अब आपको लग रहा है रीशस मंकी पता नहीं कौन सा मंकी है आ गया। रीशस मंकी कोई बहुत दुर्लभ मंकी नहीं है, नॉर्मल कॉमन से मंकी होते हैं जो हमारे घरों के आसपास आ जाते हैं और नॉर्मल जू में हमें देखने को मिल जाते हैं। वो जो मंकी होते हैं वो मंकी हमारे क्या है, रीशस मंकी है। नाम थोड़ा सा बड़ा है लेकिन है बड़ी मंकी, रीशस मंकी। रीशस मंकी के जब ये आरबीसी पे रिसर्च कर रहे थे तो अभी तक तो डिस्कवरी जो हुई थी वो एंटीजन ए, एंटीजन बी, इन्हीं की डिस्कवरी हुई थी। ये डिस्कवरी स्टीयर करके चले गए थे।
लेकिन वीनर जो उनके दोस्त थे बहुत अच्छे, वीनर जब रिसर्च कर रहे थे उन्होंने कोई एक टेक्निक लगाई। देखिए मैं ये कहता हूँ कि चीजें दुनिया में हर जगह चीजें मौजूद हैं, आप कब एक्टिव हुए और आपने कब उसको डिस्कवर कर दिया, ये एक अलग चीज हो जाती है। चीजें दुनिया में सब कुछ मौजूद है। तो जब स्टीनर ने एक्सपेरिमेंट किया, शायद उसमें उनके पास वो टेक्नोलॉजी ना रह पाई हो जो वीनर ने किया बाद में, क्योंकि समय बदलते हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है, इंस्ट्रूमेंट नए नए आते हैं। तो वीनर ने जब अपनी टेक्नोलॉजी का यूज किया होगा तो वीनर को आरबीसी में एक एक्स्ट्रा एंटीजन मिला, एक एक्स्ट्रा एंटीजन मिला, और उस एंटीजन को वीनर साहब ने आरएच फैक्टर नाम दिया। अब लोगों के दिमाग की बात ये रह जाती है आरएच फैक्टर क्या है, नोट करिए। लोगों को समझ में नहीं आता कि ये आरएच चीज क्या क्यों लिखती। तो आरएच लिया गया है, आरएच लिया गया है, बहुत अच्छी चीज बताता हूं आपको, इस मंकी के टर्म से। आरएच मतलब रीसस मंकी, रीसस मंकी के नाम के पहले दो लेटर्स को ले लिया गया और इसी से बन गया आरएच फैक्टर। क्या बन गया? आरएच फैक्टर। की समझ में आया आरएच फैक्टर कैसे बना? ऐसे आरएच फैक्टर आया आपका। इस तरीके से जो फैक्टर बना, एक एक्स्ट्रा प्रोटीन, एक एक्स्ट्रा एंटीजन डिस्कवर की गई, और डिस्कवर कहां की गई? हमारे आरबीसी की ही मेम्ब्रेन पे। और इस तरीके से वीनर भी फेमस हो गए एक नया एंटीजन डिस्कवर करने के मामले में, और उसको नाम दे दिया गया आरएच फैक्टर। तो क्या कह रहे हैं? आरएच फैक्टर और रीसस फैक्टर इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन ऑन द आउटसाइड ऑफ योर रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स में ही एक अनदर प्रोटीन डिस्कवर की गई और उसे नाम दे दिया गया आरएच फैक्टर। ओके, अब एक सवाल आया और इसमें हेड क्या है? सवाल आया कि अब जब इंसानों पे डिस्कवर किया गया भाई, जब इंसानों पे उसी टेक्नोलॉजी से, वीनर की टेक्नोलॉजी से जब इंसानों के आरबीसी में सैंपल चेक किए गए तो पता चला कि कुछ इंसानों में आरएच फैक्टर था सरफेस पे और कुछ पे नहीं था। बेटा जिस पे था उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव कर दिया गया। क्या कर दिया गया? उनका ब्लड ग्रुप हो गया पॉजिटिव, और जिनमें नहीं था उनका ब्लड ग्रुप हो गया नेगेटिव। यानी टू टाइप्स के ब्लड ग्रुप और ऐड हो गए। जब आरएच एंटीजन मिलेगा तो आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, नहीं मिलेगा आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप। चलिए अब इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास कितने ब्लड ग्रुप बन गए? हमारे पास आ गए 8 ब्लड ग्रुप। कैसे? जिनके पास आरएच एंटीजन था ए पॉजिटिव, बी के पास था बी पॉजिटिव, ए बी के पास था ए बी पॉजिटिव, ओ के पास था ओ पॉजिटिव। अब देखिए यहां पर कोई एंटीजन नहीं था लेकिन यहां पर आरएच एंटीजन पाया गया। तो जब आरएच एंटीजन पा लिया जाएगा अगर ओ ब्लड ग्रुप में तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो जाएगा, और नहीं पाया जा रहा तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप। यहां पर भी ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, ऐसे 8 ब्लड ग्रुप बन गए। तो इस अफवाह में मत जाइएगा। बहुत से लोग कहते हैं सर एक नया ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया गया मुंबई ब्लड ग्रुप, तो ये फर्जीवाड़े वाली बातें हैं। 8 ब्लड ग्रुप्स आपके सामने हैं, ए पॉजिटिव नेगेटिव, बी पॉजिटिव नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव नेगेटिव, ओ पॉजिटिव नेगेटिव, 8 ब्लड ग्रुप्स हैं। और इन ब्लड ग्रुप्स में एक खेल चलेगा कि अभी मैं इस पे केस स्टडी आपको बताऊंगा। एक केस स्टडी है, इस पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और मतलब कि टर्म के लिए क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि आरएच एंटीजन के कारण एक डिसीज बताइए। तो डिसीज भी बताता हूं आपको। पहले चीज आपको समझ चुके हैं ब्लड ग्रुप कैसे पॉजिटिव नेगेटिव हुआ, और आप आज अच्छे से एक चीज जान गए हैं कि अगर आरएच एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, नहीं तो नेगेटिव है। और सिंपल सी बात है बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव वाले को और नेगेटिव पॉजिटिव वाले को भी ब्लड नहीं दे सकता। अभी तक आपने देखा था हाँ ए वाला ए को देगा, लेकिन ए पॉजिटिव वाला ही एन पॉजिटिव वाले को देगा, ए नेगेटिव वाला ही नेगेटिव वाले को देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बदतमीजी हो जाती है। क्या? अगर पॉजिटिव वाले को दे दिया गया ब्लड, किसका? नेगेटिव वाले को पॉजिटिव का ब्लड दे दिया गया, तो जो नेगेटिव वाला है इसको लगता है यार ये कौन सी चीज आ गई है, मेरे पास तो ये है ही नहीं। और आप देखें भी तो इनके पास ये ब्लू कलर के दिख रहे प्रोटीन इनके पास नहीं है, तो यार क्या ये इसे अपना समझे ना दोस्त,
नहीं समझेगा। तो ये क्या करता है, ये नेगेटिव वाला एंटीबॉडी बनाना चालू कर देगा, ये एंटीबॉडी बनाना चालू कर देगा, और जैसे इनके पास आएंगे इनको स्टिकी कर देगा, और ये जैसे स्टिकी हो जाएंगे, चिपचिपे हो जाएंगे, तो क्लॉट बनना चालू हो जाएगा। यानी जैसे अपोजिट ब्लड ग्रुप देने से जो केस हो रहा था, वही केस नेगेटिव और पॉजिटिव ब्लड से देने से भी हो जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा कि अगर पॉजिटिव ब्लड नेगेटिव या नेगेटिव ब्लड पॉजिटिव के साथ मिला तो क्लॉटिंग बनना चालू। इसी क्लॉटिंग का टर्म थोड़ा अच्छा टर्म देते हैं, कोआगुलेशन। कोआगुलेशन अच्छा टर्म है, कोआगुलेशन। क्लियर हो गया? चलिए इसमें केस देखते हैं क्या केस है। देखिए केस है कि जब कभी भी मान लीजिए एक पर्सन है, ये मेल भाई साहब है, ये फादर है, फादर नाम है, ये फादर है, इन फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, वो कुछ भी पॉजिटिव हो सकता है, ए पॉजिटिव हो, बी पॉजिटिव हो, जो भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, यानी एंटीजन पाया जा रहा है। इनकी मैरिज कराई गई इन महिला के साथ, पॉजिटिव वाले पर्सन की मैरिज नेगेटिव वाले के साथ करा दी गई। जब इनकी मैरिज कराई गई तो एक घटना घटी। घटना क्या घटी? जो बेबी हुआ उस बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव था। बेबी का ब्लड ग्रुप कैसा था? पॉजिटिव ब्लड ग्रुप था। ऐसा क्यों हो गया? तो आपने मेरे से एक चीज पढ़ी है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या हुआ कि अगर कभी भी पॉजिटिव यानी एंटीजन बनाने वाले जीन और एंटीजन ना बनाने वाले जीन के साथ में अगर आ गए तो F1 जनरेशन में जो बेबी होगा उसमें दोनों जीन पहुंचेंगे, एक पॉजिटिव वाला जीन पहुंचेगा बच्चे में, एक नेगेटिव वाला जीन पहुंचेगा, लेकिन जो बच्चा होगा वो बच्चा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों पॉजिटिव हो जाएगा? पॉजिटिवनेस क्या है? डोमिनेंस कैरेक्टर है। क्या है ये? डोमिनेंस कैरेक्टर है। वो क्या डोमिनेंस कैरेक्टर? पॉजिटिव का मैरिज के साथ नेगेटिव के साथ, तो जो बच्चे में जीन पहुंचा वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पहुंचे, लेकिन हावी कौन हुआ? पॉजिटिव। तो आप समझ लीजिए अगर आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और आपकी जब मैरिज होगी, अगर उनका मैरिज जिनसे हो रही है आपकी, उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो आपके होने वाले जो बच्चे होंगे उन बच्चों का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। तो सोच समझ के शादी करना, पहले ब्लड रिपोर्ट चेक कर लेना। तो जब फादर का मदर के साथ हमारा पॉजिटिव वाले का मदर साथ हुआ तो बच्चा जो हुआ उसके ब्लड ग्रुप कैसा था? पॉजिटिव था। अब जब पॉजिटिव था, मदर के पास तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव था, लेकिन बच्चे के जब ब्लड के प्लाज्मा का ट्रांसफ्यूजन हुआ, मदर में पहुंचा, तो वहां पता चला कि यार अंदर तो क्या हो गया है? पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप मौजूद है। अब पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, मदर का नेगेटिव है, तो मदर की ब्लड सेल्स को लगा कि अंदर कोई घातक चीजें आ गई हैं, तो वो उसको मारने के लिए एंटीबॉडी बनाने लगा। ये देखिए एंटीबॉडी, इसको मारने के लिए इसने एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर दी। अब उसे क्या पता कि ये उसका बच्चा है, लेकिन ये बॉडी का सिस्टम है। बॉडी का सिस्टम ये कहता है, बॉडी का सिस्टम ये कहता है कि अगर सेल की प्रोटीन्स मैच नहीं करेंगी तो वो उसको अपना दुश्मन मान बैठेगा। शायद यही एक कारण है कि आसानी से किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता। यही एक कारण कि कटा हुआ हाथ किसी का नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स मैच नहीं कर रही हैं। और जब तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो नहीं हो पा रहा, उसका कारण क्या है कि आप किसी दूसरे किडनी दे, इसलिए किडनी के ट्रांसप्लांटेशन से पहले ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है। तो यहां तक बात समझ में आ गई। तो भाई मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। अब मदर में बनने लगी एंटीबॉडी और ये एंटीबॉडी बच्चे के पास जाने लगेंगी और उसकी आरबीसी को स्टिकी करना चालू कर देंगे। उसकी आरबीसी को स्टिकी करना चालू कर देंगे। जब आरबीसी स्टिकी होने लगेगी तो बच्चा मारा जाएगा। लेकिन फर्स्ट डिलीवरी में, अगर पहली डिलीवरी है तो फर्स्ट डिलीवरी में बच्चा बच जाएगा, क्योंकि जब तक एंटीबॉडीज बनेगी तब तक बेबी के डिलीवर हो जाएगा, तब तक पार्टुरेशन हो जाएगा, बेबी डिलीवर हो जाएगा बॉडी के बाहर। लेकिन जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी आएगी तब माता जी के पास
एंटीबॉडी तैयार है भयंकर तरीके से गुस्से में। अब जैसा ही दूसरे बार मदर प्रेग्नेंट होंगी तो एंटीबॉडीज तैयार हैं, वो बच्चे पे हावी हो जाएंगे और उसको खत्म कर देंगे। लेकिन घबराने की बात नहीं है, साइंस काफ़ी आगे बढ़ चुका है। अब ऐसे इम्यूनोसप्रेसिव इंजेक्शंस आ चुके हैं जो डिलीवरी के टाइम लगा दिए जाएंगे, तो बच्चे के डिलीवर में कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन हाँ, न जाने कितने बच्चों की मौतें ऐसी हुई हैं, हम पता नहीं लगा पाए कि आखिर क्यों हुई हो। तो यहाँ पर लैंडस्टीनर और वीनर की बहुत बड़ी एक देन थी, जिन्होंने मिल करके कई जानें बचाई, ब्लड ग्रुप के बारे में हम सभी को बताया। क्लियर? तो ये डिसीज बन गई बेटा आपकी। इस डिसीज का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस। बड़ा भयंकर नाम है, सुनिएगा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। कई बुक से फिटालिस लिख देती हैं, बाकी फीटस की जो स्पेलिंग होती है FOE, फिटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस नाम की ये बीमारी हुई। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा क्या? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि नेम द डिसीज विच इज कॉज्ड बाय RH फैक्टर इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है, नाम बहुत बड़ा है, इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब मिसमैच, मैच नहीं करेगा। कंपैटिबिलिटी मैच करना है। ए वाला ए को ब्लड ग्रुप दे रहा है, कंपैटिबिलिटी है। ए वाला बी को ब्लड ग्रुप दे रहा है, इनकम्पैटिबिलिटी है। क्लियर? तो इस तरीके से ये डिसीज बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाएगा, तैयारी बना के रखिए। आगे चलते हैं और थोड़ा सा ब्लड वेसल्स के बारे में जानें। लेकिन ब्लड वेसल्स के पहले एक चीज आपको समझनी होगी कि आखिर हमारा जो ब्लड था, जिसके बारे में हमने इसकी कहानी पढ़ ली है, यानी जो हमारा ब्लड वाला पार्ट था, इस ब्लड वाले पार्ट में क्वेश्चन कैसे आ सकता है। देखिए, एक क्वेश्चन आता है, ये ऐसा एक ब्लड वेसल बन गया, समझिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, डिस्कस मुझे करना था, अभी याद आया। ये एक आपकी ब्लड कैपिलरी है और इस जगह पर हमारी सेम ऐसे क्वेश्चन थोड़ा बोर्ड में आएगा, ध्यान से देखें कैसे सॉल्व होगा। कुछ बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखाई पड़ेंगे, फिर आपको कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, कुछ ऐसे फ्रेगमेंट दिखाई पड़ेंगे। मैं सीधे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। ये ब्लड वेसल्स हो गई, डायग्राम आपका बनेगा ए बी सी। ए में ये दिखाएगा, सेकंड बी में आपको स्टेप थोड़ा सा ऐसे दिखा देगा, यानी ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा। यहाँ पर हमारा एक एलिमेंट है जिसकी लेबलिंग मैं करूँगा अभी। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे ये एलिमेंट पहुँच गया हमारे WBC के पास।
अब इनकी लेबलिंग कर दी जाए तो मैं डायरेक्ट ए, ये हो गया 1 2, देन यहाँ पर ये बाहर कब जा रहे हैं, ये आपका पैथोजन है, ये है आपके पैथोजन, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा आइडेंटिफाई 1 and 2, second what happened in diagram B, third explain the overall phenomenon. क्वेश्चन क्या है, देखिए आंसर, फर्स्ट ये आरबीसी है, सेकंड जब ऐसा स्फेरिकल और न्यूक्लियस दिख जाए तो दैट्स मीन डब्ल्यूबीसी। अब देखिए बी में कर क्या रहा है, जैसे ही कैपिलरी यानी यहाँ पर एक पैथोजन आ गया, हमारी डब्ल्यूबीसी क्या कर रही है, इस कैपिलरी से बाहर निकल के जा रही है, तो आप इसके लिए टर्म यूज करते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर एक जो प्रोसेस, उस प्रोसेस का नाम है डायपेडेसिस, डायपेडेसिस। डायपेडेसिस का मतलब क्या लिखेगा, स्क्वीजिंग आउट, स्क्वीजिंग आउट, आप चाहे तो एक टर्म यूज कर ले, और ओजिंग आउट, ओजिंग आउट, ओजिंग आउट या स्क्वीजिंग आउट। तो ओजिंग आउट क्यों ओजिंग आउट हो रहा है, जैसे ही देखा कि कोई पैथोजन आ रहा है, हमारा जो डब्ल्यूबीसी था वो कैपिलरी के बाहर निकलता है, कैपिलरी में बहुत टाइनी पोर्स पाए जाएंगे उस जगह पर, उस जगह से हमारे निकल रहे हैं क्या, हमारी डब्ल्यूबीसी से। ये डब्ल्यूबीसी ओजिंग आउट कर रही है, बाहर आ रही है, पैथोजन के पास पहुंची, और देखिए पैथोजन को कैसे पकड़ के खाने लगे। ये जो पकड़ के खा रहे हैं इसको बोलते हैं इनगल्फिंग ऑफ पैथोजन, engulfing of pathogen, engulfing of pathogen, पैथोजन को engulf कर रहे हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बता दूं यहाँ पर। तो यहाँ पर पैथोजन को engulf किया गया, अब पैथोजन engulf हो रहा है, पैथोजन खा लिया। अब आपसे कहा पूरे के पूरे प्रोसेस का नाम बताइए, तो पूरे का जो पूरा प्रोसेस का नाम है फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, ये पूरा टर्म बन गया हमारा फैगोसाइटोसिस। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला फिर से देखिए, आइडेंटिफाई करिए 1 and 2 को, आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, 1 आरबीसी है, 2 डब्ल्यूबीसी है। व्हाट हैपन इन डायग्राम नंबर बी, तो डायग्राम बी में आप देख रहे हैं कैपिलरी से पार जा रही है, कैपिलरी से बाहर निकल रही है, कौन निकल रही है, डब्ल्यूबीसी बाहर निकल रही है। कर क्या रही है, डब्ल्यूबीसी जब बाहर निकल रही थी तो इसके लिए टर्म हमने यूज किया ओजिंग आउट, कैपिलरी से बाहर निकल रही है। तो आपको बीमारियों से बचाने के लिए हमारी डब्ल्यूबीसी अपनी कुर्बानी देती है, वो बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है यानी ओजिंग कर रही है, ओजिंग करती है और पैथोजन को क्या करती है, इनगल्फ करती है। थर्ड स्टेप में उसने पैथोजन को खा लिया। एक टाइम आएगा जब ये मेम्ब्रेन को बंद कर देगी पूरी तरीके से और खा जाएगी अपनी पैथोजन। पूरा प्रोसेस है फैगोसाइटोसिस। तो बोर्ड में इस बार एक क्वेश्चन आने की बहुत उम्मीद है। क्या, सबसे पहले व्हाट इज फैगो, डायग्राम देख लिया, फैगोसाइटोसिस डेफिनेशन क्या होगी, द इनगल्फिंग ऑफ पैथोजन बाय द डब्ल्यूबीसीज, द इनगल्फिंग ऑफ पैथोजन बाय द डब्ल्यूबीसीज इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। क्लियर, समझ में आया? नोट लीजिए जल्दी से, इसके शॉर्ट लीजिए। Okay dear students,
क्लीन, मतलब समझ में आ गई चीजें। चलिए अब जो है आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकेंगे कि हमारी इंपॉर्टेंट सारी चीजें यहाँ पर हो गई। बाकी रहा ब्लड वेसल्स का पार्ट, तो ब्लड वेसल्स को मैं नेक्स्ट लेक्चर के पार्ट पे लेके चलूंगा, जहाँ पर हम ये जानेंगे आपके ब्लड वेसल्स का फंक्शन क्या। थोड़ा डीप में था इसलिए आपको उसको नेक्स्ट लेक्चर पे लेक्चर मिलेगा। और लेक्चर लेने का पता ही आपको कि लेक्चर भाई कब आएगा, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्लियर? तो हंसते मुस्कुराते रहें, बढ़िया से पढ़ते रहें, और हमारा चैनल साउथ सिटी आपके साथ है पूरे साल फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ब्लड वेसल्स में हम बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।